पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता में देखा जोश। लोगों ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर पर जनता ने कहा, यही है असली जवाब। यमुना पार में जगह जगह हुई मॉक ड्रिल। हवाई हमले के सिमुलेशन में रेस्क्यू टीम अलर्ट। एसडीएम और डीएम भी मौके पर रहे मौजूद। गीता कॉलोनी में बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग। नाबालिग के पेट और सिर में लगी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झिलमिल में ई रिक्शा चलाने में हो रही लापरवाही। नाबालिग लड़के चला रहे ई रिक्शा। बढ़ रहा खतरा। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में नियम तोड़ते ई रिक्शा चालक। शाहदरा में नकली नोट घोटाले का भंडाफोड़। 500 के नकली नोट दिखाकर ठगा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई, लोगों में जोश और गर्व की लहर दौड़ गई। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियों की बौछार की थी। इसके बाद से देश में गुस्सा देखने को मिल रहा था। अब इसी के जवाब में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसे में सीसीएन संवाददाता जब शाहदरा और गांधीनगर जैसे इलाके में लोगों से बात करने पहुंचे तो लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। लोगों ने कहा कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर हमने पहल की तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। हर बार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब आतंक के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका जड़ से खात्मा नहीं हो जाता। खासकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों की माताओं और बहनों को इंसाफ दिलाया है। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश एकजुट है और हर कोई आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और सेना के साथ खड़ा है। पूर्वी दिल्ली की जनता ने साफ कहा कि अब देश बदल चुका है। आतंक का जवाब अब सीधा और साफ मिलेगा। सेना के साहस और पीएम के फैसले को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो डॉक्टर साहब का सपना था अखंड भारत का, वो 2047 में पूर्णता की ओर बढ़ने जा रहा है। जैसा अभी धर्म पूछकर एक पहलगांव में हमला हुआ और उसकी प्रतिक्रिया आज रात को भारत सरकार ने दे दी, इससे ये पता चल रहा है कि भारत सरकार जो है अपने और राष्ट्र के प्रति दृढ़ संकल्प है। तो जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं वो भी एक संघ के प्रचारक और एक स्वयंसेवक हैं। अभी कुछ भी नहीं है, तो ट्रेलर है खाली। जो कांड हुआ, जितना घिनौना घृणात्मक जो कृत्य हुआ है वहाँ पर, उसमें तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि निर्दोष लोगों को मारना और उनके नाम पूछकर मारना, उनको निर्वस्त्र करके मारना, इससे घृणात्मक घटना मेरे ख्याल से इतिहास में मैंने नहीं सुनी कभी। जिस प्रकार रात को भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की है, उससे देश का जनमानस बहुत खुश है, अत्यंत प्रसन्न है। लगभग सुबह उठने के बाद ऐसा लग रहा था पार्कों के अंदर कि जैसे भारत ने अपना पूरा बदला ले लिया है। आज मैं सुबह पार्क में था तो वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे और सबको जानकारी थी और वह इतने खुश थे और उनकी इच्छा थी कि इससे भी आगे बढ़कर भारत सरकार कदम उठाए। बुराई के प्रतीक को मिटाना होगा तो बुरा बनना पड़ेगा, बुरा नहीं बनना पड़ेगा। जब तो उसको हटाएंगे नहीं तो तब तक हम शांत नहीं रह सकते। तो इसलिए पूरा संदेश, अच्छा संदेश किया है कि हम जो है झुकने वाले नहीं हैं। झुकाव तो भारत कभी भी नहीं है पहले भी, लेकिन अब कभी नहीं झुकेगा। इनके सामने आ गया है तो उनके मन में डर बैठ गया है कि जो हमने पहलगांव में किया आगे से ना करें। इसलिए उसका अंत हो गया है। अंत का भी अंत होता है, अनंत का अंत नहीं होता।
तो उनको लगना चाहिए कि हमारे देश में जो हो रहा है वो उनके कारण से हो रहा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो यह हर व्यक्ति की बुराई का प्रतीक बुराई होता है, ये मन में आना चाहिए उनको। पूरे भारतवर्ष की जनता में जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसमें जोश का माहौल है। सबको ये लगता था कि आज 7 तारीख को सायरन बजेगा, परंतु हमारी प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री की रीति नीति ने 6 तारीख की रात में ही सायरन बजा दिया और पाकिस्तान के जो है पीओके के 9 ठिकानों पर हमला करके लगभग 90 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आतंकवाद के खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब है। हमारी हिंदुस्तान की सेना पे हमारे को गर्व है। जिस तरीके से आज ये एयर स्ट्राइक हुआ है उस पर मैं भारत सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, एक मुंह तोड़ आतंकवाद के खिलाफ जो जवाब दे गया है, उससे पूरा हिंदुस्तान आज की डेट में खुश है। जो रात के टाइम एयर स्ट्राइक हुआ उसकी जो वीडियो मैं देख रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। आज की डेट में जो आतंकवाद के खिलाफ जो बहनों के जो सिंदूर मिटे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज इस तरीके का कदम उठाया गया, उससे पूरा हिंदुस्तान आज खुश है और बहुत खुश हैं। और मेरे ख्याल से पूरा देश ही खुश होगा इस एयर स्ट्राइक से, क्योंकि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी टीम ने पहल की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने पहली बार एयर स्ट्राइक की है और पहलगाम हमले में जो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा उसका पुरजोर बदला लिया। और मेरा उनसे निवेदन है कि वो इसी पे ना रुकें, इसको और आगे तक ले जाएं। ये मोदी जी ने जो उनकी टीम ने जो ये काम किया है ये बहुत बेहतर है और इस काम को और आगे तक बढ़ाना चाहिए। जो हमारा 26 आदमी मारे इन्होंने, उसका बदला जो है 26,000 आदमियों से लेना चाहिए, न कि बल्कि मतलब जो है 26 आदमियों में इसका बदला जो है लेना चाहिए और इसको जो है और आगे बढ़ाएं। मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बता दिया है, संदूर ऑपरेशन करके तुम हमारे देश की बहन बेटियों का संदूर मिटाओगे तो हम तुम्हारे घरों में घुस करके तुम्हें ठोकेंगे भी और मारेंगे भी। भारत किसी भी प्रकार का आतंकवाद अपने देश में अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत अच्छा किया गया, ये हमला बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बिल्कुल देर से हुआ है, पूरा साफ ही नक्शे से ही मिटा दिया जाए पाकिस्तान को। हमारी सोच तो यही है। ऐसे में युद्ध वगैरह हो जाएगा, डर है नहीं? कोई डर नहीं है जी, मरना सबको है एक दिन, आज मरे या कल मरे, लेकिन ये है कि जो हमारे आम पब्लिक मर रहे हैं उससे भला है कि पूरा साफ ही बार बार का झंझट ही खत्म। बहुत बढ़िया हुआ। जो हमारे बहन भाइयों के सिंदूर को उजाड़ा थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। इनको अच्छा सबक सिखाया मोदी जी ने, हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज कहा जा रहा था कि मौके लोग हैं, कि इससे पहले जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल में बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमने पिछले भी उन्होंने जो हमले किए उनका भी अपने आज बदला ले लिया, अच्छी तरह बदला लिया। जो हुआ सही है, होना ही चाहिए था। ये तो लग रहा है कि हिंदुस्तान ने बदला लिया नहीं, अभी तो लेगा। उसमें जो टेररिस्ट के जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय करा गया था, कैंप्स को, तो वो देखा था, तो मतलब सही मूव है जो पहलगाम पे हुआ है, उसके हिसाब से सही मूव करा है। उसके बारे में हमें गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। और वैसे भी हमें डरने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। हम वैसे ही अगर आप देखो तो हमारी सैनिक जो क्षमता है वो सबसे अच्छी है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम शायद 6ठे नंबर पे आते हैं, तो बढ़िया है, अच्छा है, इंडिया ने करा। कुछ लोगों के मन में होगा बट युद्ध हो नहीं पाएगा। इंडिया ऑलरेडी इतना सक्षिप्त है कि क्या वो युद्ध कर पाएगा। हमारे पास S-400 है हमारे पास, जो मिसाइल ट्रैक कर लेता है। अगर वो इनके वहाँ से छोड़ेंगे भी तो 400 किलोमीटर तक की उसकी क्षमता होती है, तो वहीं ट्रैक करके वहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मान के चलो उन्होंने हमारे लोगों को, इतने लोगों को चलो ऐसी इस तरीके से मारा है, बिना निहत्थे लोगों को मारा है। अब उस तरीके से अगर मान के चलो हमारे पास भी अगर वो ऐसे ही मारेंगे, हमारी जो भी गवर्नमेंट है या हमारी जो भी आर्मी फोर्स है वो उनको मारेगी ऑब्वियसली, तो वो भी ऐसे ही मर जाएंगे। यमुना पार में तीनों जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हवाई हमले के दौरान बम गिरने और इमारतों के ढहने जैसी आपात स्थिति का अभ्यास किया गया। शहादरा मेट्रो स्टेशन के पास एक पुरानी इमारत पर बम गिरने का सीन तैयार किया गया, जिसमें 2 डमी मृतक और 5 घायल दिखाए गए। मौके पर मौजूद मेडिकल और सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को हेडगवार अस्पताल और GTB अस्पताल के सामने
बने अस्थायी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया। वहीं प्रीत विहार स्थित स्कोप मीनार में भी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग और बाकी एजेंसियां शामिल रहीं। एसडीएम संदीप यादव ने बताया कि सीन के मुताबिक बिल्डिंग में 10 लोग फंसे थे, जिनमें एक की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 को मामूली चोटें आईं। सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों जगहों पर एसडीएम और जिला प्रशासन मौजूद रहा। अधिकारियों ने कहा कि मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी आपदा की स्थिति में तैयारी और समन्वय को परखना और सुधारना है। तो हमारे पास पूरा वार्निंग सिस्टम है। तो हमारे पास सायरन का आया था, पहली इंडिकेशन थी दैट देयर इज़ अ सायरन एयर रेड, एंड देयर आफ्टर हमारे पास एक ग्रीन सिग्नल आया, जिससे हमें पता चला कि कौन कौन से एरियाज़ में हमारे डैमेज है। सिग्नल्स मिलते ही हमने हमारी जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं हर साइट के लिए उनको मूव करा दिया था। एंड जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, उनको टाइम लगा पहुंचने में। हमारे इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स जो हैं, फायर टेंडर, पुलिस है, एम्बुलेंसेस हैं, हमने उनको मूव कराया। और अब जो भी कैजुअलिटीज़ हैं यहाँ पे हम उनको बेस्ड ऑन मेजर माइनर कैजुअलिटी नेसेसरी उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, देखिए पोजीशन तो अच्छा नहीं है। मतलब जो ये घटना हुई है, अभी की घटना जो डिजास्टर हुआ है, उसमें 2 आदमी हमारे डेड हो गए हैं, जो बड़ा मतलब शर्मिंदगी है हमारे लिए। लेकिन चलिए, अब डेड हो गए तो हो गए, उनको हमने पहुंचा दिया हॉस्पिटल, हेडगवार हॉस्पिटल। 5 हमारे बंदे जो हैं वो मेजर इंजर्ड हैं। अब वो कितना मेजर इंजर्ड है ये मुझे नहीं पता, उनको भी भेज दिया गया है हेडगवार। अब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो फिर आपको बताएंगे कि कितना इंजर्ड है। 2 हमारे 3 हैं जो हमारे हैं वो माइनर इंजर्ड हैं, जिनको हम लोग जो है स्टेचिंग एरिया मेरा है जीटीबी के सामने, वहाँ पे भेज दिया गया है। बाकी स्थिति अभी ख़तरनाक है और देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी तक इतना ढूंढे हैं, अभी और हम ढूंढ रहे हैं कि क्या पता कोई और डेड मिल जाए, कोई और मेजर इंजर्ड मिल जाए, कोई माइनर इंजर्ड मिल जाए। तो जैसे ही कुछ मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इन सबको हमने लाइन डिपार्टमेंट्स को कॉल किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर हुआ, आपके सामने ही हुआ है। पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया है। कितनी तरह की कैजुअलिटी की अभी तक कोई सर? अभी असेसन 5 या 6 हमने अभी कैजुअलिटी शिफ्ट करी हैं आनंद विहार में। बाकी डिटेल जो ऐसा होगा वो हम बता देंगे अभी। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे, रेवेन्यू स्टाफ था, यहाँ की पैरामेडिक टीम थी, जहाँ पे ये एसआई हॉस्पिटल है, ये यहाँ की टीम थी। सिविक बॉडी से डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके अटेंडेंस वगैरह में भी ले रहे हैं, तो अभी नहीं बता पाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ही हमारे सिविल डिफेंस को कॉल आई तो हमारे सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर घरों से निकल कर और येलो जैकेट पहनने के बाद यहाँ पर पहुँचे लगभग 4:30 के करीब। और उन्होंने आकर जो देखा, उसके बाद जो कार्रवाई की आपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है। सिविल डिफेंस तो सचेत है ही है, लेकिन सिविल डिफेंस के साथ साथ इनको अपने जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जनता को, लोगों को सचेत करना है कि वो अपने घर में सामान रखें, टॉर्च, बैटरी, खाने का सामान, नेसेसरी आइटम जितनी भी हैं, पीने के लिए पानी, वो ज़रूर रखें, जिससे आने और रात को जो लाइट बंद रखें जब जैसे ही हमारे पास अलार्म आएगा। तो इस तरह में ये योगदान कर रहे हैं। देखो, लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा तो कुछ बड़ा नहीं होता। इसमें फ़ायदा तो जिसकी ज़िंदगी आपने बचा दी, इससे बड़ा क्या चाहिए। तो सरकार अपनी तरफ से समय समय पर ये करती रहती है और अलग अलग जगह पे करती है। इसमें हर डिपार्टमेंट, इसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सर, आज कौन से डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे? इसमें पुलिस है, हेल्थ है, फायर है, जल बोर्ड है और हॉस्पिटल्स है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आते हैं, एम्बुलेंस। वो तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो एक्ट है वो अपना काम करेगा। अगर फायर लगी है तो फायर डिपार्टमेंट आग बुझाएगा, ठीक है ना। अगर सिविल डिफेंस का काम है तो वहाँ से एवैक्यूएशन सिविल डिफेंस करेगा। सारी हमने इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरी, हमारे दिल्ली पुलिस हैं, फायर है, एनडीआरएफ की टीम है, बीएसईएस, दिल्ली जल बोर्ड, हमारे हेल्थ कैंप, इन सारे लोकेशंस पे हमने एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया। और हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इन सारी जगह पर मौजूद थे। बेसिकली सिविल डिफेंस की कार्य क्षमता को भी आंकने की कोशिश की गई इस मॉक ड्रिल के द्वारा। अभी इन सारी जगहों पर रिपोर्ट्स आनी बाकी है। इन 5 में से 3 जगहों पर हमारी जो मॉक ड्रिल थी वह खत्म हो गई। इसके थ्रू हमने अपना देखने का ट्राई किया कि हमारी व्यवस्था कितनी यहाँ मौके पर चुस्त दुरुस्त है, और जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पहुँचने में कितना समय लगा, उनके पास जो रिसोर्सेज थे, किनके पास वो मौके पर जो काम आ सके। पूरी रिपोर्ट आने में तो थोड़ा समय लगेगा, बट वी कैन से कि हमारा मॉक ड्रिल अब तक हमारा फिलहाल काफ़ी। तो सर्वोदय स्कूल में 2 लोग कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 2 इंजर्ड मेजर और 2 माइनर इंजरीज हैं।
यहाँ पे 3 मेजर इंजरीज हैं। सर जानकारी ये मिली है कि जो सर्वोदय स्कूल है वहाँ पर 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है, इसको लेकर किस तरीके से आप देखें? अभी क्योंकि मॉक ड्रिल ही थी तो इसमें 2 मेजर इंजरीज हैं, 2 माइनर इंजरीज हैं और 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मंगलवार की रात गोली चलने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। 17 साल के एक लड़के को 2 गोलियां मारी गईं, एक सिर में और दूसरी पेट में। बताया जा रहा है कि ये हमला बदले की नीयत से किया गया था। घायल लड़का लक्ष्मीनगर के जगत पार्क का रहने वाला है और रात करीब 8:30 बजे रानी गार्डन में अपनी मौसी से मिलने गया था। जब वो करीब 9:15 बजे वापस लौट रहा था तभी उस पर हमला हुआ। उसे तुरंत उसके दोस्त ने ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें एक 17 साल का लड़का आरामबाग से और दूसरा 19 साल का अमान नाम का युवक रानी गार्डन से है। इनके पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी उन 2 लड़कों के दोस्त हैं जिनकी हत्या सितंबर 2024 में इसी घायल लड़के ने की थी। इसी वजह से उन्होंने बदला लेने के लिए ये हमला किया। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में ई रिक्शा चलाने को लेकर कई लापरवाहियां देखने को मिली हैं। यहां कई ई रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ ई रिक्शा तो बहुत ही खराब हालत में हैं, फिर भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई ई रिक्शा नाबालिग लड़के चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है। कुछ चालकों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि वे 4 सवारी और 1 ड्राइवर को मिलाकर कुल 5 लोग ही बिठाते हैं, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की होड़ में कुछ चालक ई रिक्शा को बहुत तेज चलाते हैं जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। कई ई रिक्शा के अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए गए हैं, जबकि इसके बावजूद वे सड़कों पर चल रहे हैं। 5 बिठाते हो। अभी एक हादसा हुआ RCBR में, ई रिक्शा पलट गई है। हाँ जी। इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? रिक्शे वाला ही है। रिक्शे वाला है। हाँ। इसमें कैसे रिक्शे वाला है? क्योंकि तो जबरदस्ती सवारी को बिठा रहे हैं, पी रखा होगा गांजा ये है। उसने ज़रूर नशा वगैरह या कुछ कर रखा होगा जब ही रिक्शा नहीं संभाला गया उससे जो है, नहीं तो 9 साल से तो हम भी रिक्शा चला रहे हैं और पूरी सवारी लेकर के जाते हैं। कभी आज तक हमसे तो ये दुर्घटना नहीं हुई है। कितनी सवारी को बिठाते हैं? कभी 4 भी हो जाती है, कभी 5 भी। काम के ऊपर निर्भर होता है ये सब बातें जो है। अगर मान लीजिए काम कम है तो हम 4 सवारी भी, और कभी कभी ऐसा होता है सिंगल सवारी भी लेकर के जाते हैं। अब उसमें तो यही है कि रिक्शे वाले की गलती है, या तो उसने नशा कर रखा होगा। बहुत से रिक्शे हमने देखे हैं कि जो नाबालिग चला रहे हैं उसको लेकर कुछ आप लोग करोगे? वो तो बहुत गलत है। नाबालिग जो चला रहे हैं उनको तो रिक्शा देना ही गलत है बहुत ज़्यादा। एक सवार में कभी 2 भी लेके चले जाते, कभी 1 भी लेके चले जाते, नहीं मिलती 4 भी, इकट्ठी 5 भी आ जाती है। बाकी अभी तक तो 8 सवारी 7 सवारी बैठाई नहीं है। कितनी कैपेसिटी है बिठाने की? कैपेसिटी तो 4 ही की है, लेकिन अब सवारी कहते हैं भैया यहाँ बैठा लो आगे, तो क्या करें, जल्दीबाजी में होती बैठा लेते हैं। शाहदरा जिले की गांधीनगर पुलिस और क्रैक टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली नोटों के घोटाले में शामिल एक कुख्यात ठग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मासूम के रूप में हुई है, जो बवाना की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। एक महिला शिकायतकर्ता सीमा ने आरोप लगाया था कि 2 लोगों ने उसे 500 रुपए की नकली नोटों की गड्डी दिखाकर धोखे से उसके सोने चांदी के गहने हड़प लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाली और गुप्त सूचना के आधार पर मासूम को गांधीनगर पुस्ता रोड से धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया और ये भी बताया कि वह पहले भी कई ऐसे अपराध कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि केस की बाकी संपत्ति बरामद की जा सके और उसके साथियों की गिरफ्तारी की जा सके। आगे की कार्रवाई जारी है। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टॉप्स की हालत खराब है। ये बस स्टैंड अब कार पार्किंग और रिपेयरिंग की जगह बन चुके हैं। ताहिरपुर इलाके में आनंद ग्राम बस स्टैंड का हाल सबसे बुरा है। यहाँ बसें तो आती हैं, लेकिन यात्रियों को स्टैंड की जगह रोड पर खड़ा होना पड़ता है। धूप हो या बारिश, लोगों को सड़क पर ही बस का इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड पर कारों की रिपेयरिंग होती है और कई गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती है। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है और बस स्टैंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने बताया कि कई बार जल्दी में चोट भी लग जाती है। इस पूरे इलाके में कोई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती, जिससे अवैध पार्किंग और गैर कानूनी कार रिपेयरिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जाता है बहुत, जैसे हमें स्टॉप के बिल्कुल सामने कर रखा है, तो हम जैसे
हम जो पैसेंजर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खड़े होकर यहाँ पे, क्योंकि बस स्टॉप के आके तो हम खड़े ही नहीं हो सकते पा रहे, हमें यहाँ साइड में खड़ा होना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो बस स्टॉप है यहाँ पे या नहीं है बस स्टॉप? है, बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन वहाँ बैठ नहीं सकते हो? नहीं मैम, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई, तो हम बिल्कुल भी नहीं रह। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना? गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। रोड भी है, ऊपर से रोड गाड़ी पे रिपेयर होती है कि रोड पे? नहीं, रोड पे तो गाड़ी रिपेयर नहीं होती, गाड़ी तो अंदर चली जाती है, ये बस खड़े होकर के अंदर लेकर के धक्का लगा करके वहाँ पे लगाते हैं। तो 40 फुट की रोड है, 10 फुट का रास्ता नहीं छोड़ रखा निकलने के लिए। दिक्कत ये है कि चारों तरफ स्कूटर और कार वाले ठीक करने वाले हैं, और जो पूरी गाड़ी भर रखी है वहाँ दोनों साइड से। यहाँ पे क्या हालत है? यहाँ पे ये हालत देख रहे हो तुम, यहाँ क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आप इसमें देखो। बस यात्रियों के लिए जगह जगह बस स्टॉप बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें सुविधाओं की तो उनको कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कोड़ी कॉलोनी जो कि तिहारीपुर में लगती है, और आनंद ग्राम यहाँ पर बस स्टॉप है, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि यह स्टॉप जो है केवल नाम मात्र के ही रह गया है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड नहीं बल्कि एक तरीके से कार स्टैंड बन चुका है। यहाँ पर कतार में जो है लाइनें से गाड़ी लगी हैं, जिनकी मरम्मत यहाँ पे की जाती है। इनको गाड़ियों को सड़क पे ही खोल के यहीं पे इनकी रिपेयरिंग की जाती है। पूरी की पूरी जो भी सफाई है, जो भी काम है गाड़ियों में, वो रोड पे ही किया जाता है। रोड बनाए गए हैं यहाँ पर गाड़ियों को चलने के लिए, बसों के लिए, लेकिन बस स्टॉप के सामने बस जब रुकती है तो बिल्कुल बीच रोड पर रुकती है, जिसके बाद यात्रियों को बीच रोड में जाकर के बस में चढ़ना पड़ता है या फिर उतरना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता है। बस स्टॉप है या फिर आम रोड है, इसको चलने के लिए बनाया गया, लेकिन ना कि गाड़ियों की पार्किंग। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो ट्रैफिक कर्मी है, ट्रैफिक हवलदार वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पूरी जो अव्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। कृष्णानगर का सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क, जो पहले लोगों की सैर और सुकून का पसंदीदा स्थान था, अब अपनी बदहाली की वजह से चर्चा में है। इस पार्क में हर रोज सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ गंदगी और अव्यवस्था ही नजर आती है। पार्क में ना तो सही सफाई हो रही है और ना ही रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ बने फाउंटेन और निर्माण कार्य सालों से बिना मरम्मत के जर्जर हालत में है। फाउंटेन में अब सिर्फ गंदा पानी और मच्छरों का जमावड़ा है, जिससे बैठना मुश्किल हो गया है। फुटपाथ टूटे पड़े हैं, पेड़ों की समय पर कटाई न होने से वे खतरनाक रूप ले चुके हैं। कई जगहों पर घास गायब है और केवल मिट्टी उड़ती रहती है। यहाँ बने शौचालय की हालत भी बहुत खराब है, जिसे लोग इस्तेमाल करने से बचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुधार कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये पूरी तरह से इस पार्क में आना छोड़ देंगे। सफाई नहीं होती, सफाई का बहुत मेन तो है सफाई का। कुछ डस्टबिन रखे जाए यहाँ पे, जो हम लोग जैसे कोई चाय पी उसमें डाल दें, हम लोग फिर ऐसे ही फेंक देंगे। डस्टबिन नहीं होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। डस्टबिन वगैरह यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं, डस्टबिन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फाउंटेन एरिया बनाया गया था, काफी सौंदर्यीकरण उसका हुआ था। कोई पानी पीने का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, कोई पानी का इंतजाम होना चाहिए। कोई गार्ड, कोई माली यहाँ पे मौजूद है? कुछ नहीं है, कोई नजर नहीं आते, बस नाम के हैं सब। पार्क कौन सा है ये? सेंटर पार्क पड़ता है लाल क्वार्टर का। फैसिलिटी होनी चाहिए, तो कुत्ते घूमते हैं, कोई ढंग का काम नहीं है यहाँ पे। हर जगह कुछ भी नजर है, सब उजाड़ सा हो गया। ये बनाया जो सब उजाड़ है। देखो पहले काफी कुछ बनाया गया था, बना था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई। अगर उसकी मेंटेनेंस होती तो हो सकता है ये ठीक हो जाता है। सब उखड़े पड़े सारे, सफाई आते हैं करके यहाँ इकट्ठा करके चले जाते हैं, कोई उठाता नहीं। फिर सारी पटरियाँ टूटी पड़ी हैं, मिट्टी और पटरी दोनों एक साथ मिल गई हैं, चलने की कोई जगह नहीं, गड्ढे दुनिया भर के गड्ढे हो रहे हैं। ये देखो ना, ये बनाया था किसी काम का नहीं, मच्छर हो रहे हैं। वो जो आप फाउंटेन की बात करें वो कब बंद पड़ा हुआ है और सारा वो टूटा पड़ा है। तो कितने टाइम पहले डेवलप हुआ था ये पार्क? ये हो गया 20 साल तो हो गए होंगे, नहीं ज़्यादा हो गए। वो कभी खुलता है कभी बंद रहता है। हाँ, हाथ धोने के लिए पानी है ही नहीं, कभी सब गायब है, सब कुछ गायब है। वहाँ टूटी नल कुछ है ही नहीं। पहले रेगुलर आते थे तब बहुत सुंदर था पार्क, और जब से बिगड़ गया ना छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया ना। यहाँ चारों तरफ डस्ट है, जो पेडेस्ट्रियन रोड बनी हुई है सैर करने के लिए, डस्ट उड़ती है, उससे तो स्वास्थ्य अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगा यहाँ से। गांधीनगर के DAV स्कूल में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के 100 साल पूरे होने, महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन के अवसर पर एक खास कार्यक्रम हुआ। इसमें संघ के सतीश शर्मा, लोकेश और निगम पार्षद भारत गौतम जैसे खास अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर हेडगवार
गौतम बुद्ध और अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर रोचक जानकारी दी गई। इस आयोजन का मकसद बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना था। अंत में विद्यालय प्रबंधक ग्रजेश रस्तोगी ने भी सभी का धन्यवाद किया और छात्रों को अच्छे विचारों पर चलने की प्रेरणा दी। आज जो डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर नेहरू कॉलोनी में कार्यक्रम है, उसमें 3 कार्यक्रम एक साथ किए जा रहे हैं। एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हुए, तो शताब्दी वर्ष पर वर्ष प्रतिपदा से हमारे यहाँ विद्यालय में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी के बारे में रोज़ बच्चों को घटनाएं सुनाई जाती हैं। जन्मजात देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म तिथि चल रही है। उनके जन्म को 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उनका ही जन्म तिथि बन रही है, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। और भगवान बुद्ध का जो अहिंसा का धर्म, अहिंसा अपनाओ का जो चिंतन था, भगवान बुद्ध के बारे में भी आज विद्यालय में बताया जाएगा। ये तीनों कार्यक्रम इकट्ठे बनाए जाएंगे। डीएवी स्कूल में मेरा पहले भी कई बार आना रहा और डीएवी स्कूल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहा है। मेरा मैनेजमेंट को बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो अहिंसा परमो धर्मा का जो उद्देश्य है, जो उन्होंने पूरे विश्व को, पूरी मानव सभ्यता को दिया है, वही आगे बढ़ाते हुए पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लेप्रोसी कॉलोनी में आज मां शक्ति संस्था की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों ने हिस्सा लिया। कैंप का उद्देश्य लेप्रोसी से प्रभावित लोगों को जरूरी सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी और बाकी इलेक्ट्रिक उपकरण प्रदान करना था। रजिस्ट्रेशन के बाद इन लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो सके। इस मौके पर दिलशाद गार्डन से पार्षद BS पवार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये कैंप भारत सरकार के दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही है, योजना के तहत लगाया गया है और इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। आयोजक अनीता गुप्ता ने बताया कि इस इलाके में ये पहला ऐसा कैंप है और भविष्य में भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे। डॉक्टरों की टीम ने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार ही उपकरण मिले। यहाँ पर इस आश्रम में तो पहली बार कैंप लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पर काफ़ी उत्साह था। सुबह से काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मेरे ख्याल से शाम तक चलेगा कैंप। अब आशा है कि सैकड़ों लोग इस कैंप में अब तक शामिल हो चुके हैं। हाँ, लगातार कैंप लगना चाहिए। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनके लिए भी कैंप लगना चाहिए और जो कुछ लोग से प्रभावित लोग हैं उनके लिए तो आज कैंप लगा हुआ है और आगे भी कैंप लगते रहना चाहिए। आज ये जो कैंप लग रहा है, ये आज दिव्यांगजनों के और वरिष्ठ नागरिक जनों के लिए कैंप लग रहा है। यहाँ पर लगभग काफ़ी मात्रा में दिव्यांग आए हैं, जिनको हमने मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कमोड चेयर्स और भी काफ़ी तरीके के आइटम्स दिए हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे लग रहा है क्योंकि अभी गुरुजी ने मेरे को यही बताया है कि जो लोग हैं अभी वो, क्योंकि गर्मी हो रही है इस समय, दोपहर हो गई है, तो वो कल सुबह फिर आ जाएंगे काफ़ी लोग। तो गुरुजी ने जैसे हमको बोला, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक भी लेप्रोसी वाले दिव्यांग को, हमारा मंत्रालय, हमारे मोदी जी, हमारे कोई नहीं छोड़ेंगे। हम एक का कल भी हम आएंगे। अभी उन गरीब गुरबा वालों को जिनको अंग चाहिए, किसी को ट्राईसाइकिल, किसको छड़ी चाहिए और भी अंग चाहिए, जो क्योंकि कुछ लोग हैं इनके हाथ पांव गल चुके हैं, समाज इनको अंगीकार नहीं करता है। तो भारत सरकार के सहयोग से और आपके यहाँ पर अधिवक्ता गुप्ता जी के आने से निश्चित तौर इन लोगों को बड़ा फायदा होगा। मिनिमम 70+ अभी तो हो गए हैं और अभी भी 60+ पर हैं, शायद उससे ज़्यादा। समथिंग 80 से 90 हो चुके होंगे हमारे पास बेनिफिशरीज हैं। और मैम जिसको जो ज़रूरत है डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, उस हिसाब से बेनिफिशरी हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम असेसमेंट यहाँ पे मैम जो हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा व्हीलचेयर विद कमोड, स्टिक वगैरह, नी ब्रेस, LS बेल्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। समस्या गाड़ी लेना है। रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो? हाँ, करवा रहे हैं। लगा है, कभी लगा पहले से? पहले तो हम लिए नहीं कभी मैडम, हम पहली बार आए हैं। मेरे यही ट्राईसाइकिल जैसे ही चलने में थोड़ा आराम मिलता है। जैसे महंगा मिलता है क्या? हाँ, बाहर में क्या मिलेगा? जब बाहर में मेरा को एक बार ये तिलक नगर से मिला था। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।